2005 का वाकया है। जून की एक तपती हुई रात थी। पुलिस को एकदम पता चलता है एक शख्स को कुछ सर में पत्थर मार गया और उसका सर कुचला हुआ है। तो बड़ा खौफनाक हालत हुई है। 2 दिन के बाद फिर ऐसा ही वाकया मिंटो पार्क में हो जाता है। अभी ये सिलसिला चल रहा होता है कि मिंटो पार्क जहाँ वो पहलवानों का अखाड़ा है उसके करीब एक तीसरे शख्स को भी इसी तरीके से कत्ल कर दिया। 14 अफराद से जायद कत्ल हो गए और 3 से ज्यादा जख्मी हो गए। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। जुलाई का एंड आ गया था। तो उस दिनों में क्या हुआ कि एक शख्स है ना, वो रंग महल के करीब खुली जगह पे सोया था कि हवा, वो एकदम उठा और उसने चीखना शुरू कर दिया कि पत्थर गुप आ गया, पत्थर गुप आ गया। मैंने कहा इसको बड़ी पशेमानी होगी कि मैंने बहुत सारे कत्ल कर दिए। कहते नहीं, अभी मैंने अपना पूरा बदला नहीं लिया अपने अब्बू जी का मैंने बदला नहीं लिया। ये अल्फाज उसके थे। हाँ, उसके थे। कहता है कि जब मैं कत्ल करता था तो जब मैं ज्यादा यानी थक जाता था तो वो मेरे वालिदा ने जो मुझे कमरा दिया हुआ था ना, वो मक्खनपुरा 2 नंबर स्कीम के करीब, मैं वहाँ जाता था तो पंखा लगाता, अंदर से दरवाजा बंद करता तो 24 घंटे 18 घंटे सोया ही रहता था। अब मैं जब उठता था टीवी देखता था तो मैं हैरान होता था कि सारी दुनिया मुझे ढूंढ रही है और मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, कहते हैं कि जुर्म बोलता है और ऐसा जुर्म जो कि इतना सफाकियत से किया गया हो कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने 1 महीने में 14 कत्ल किए। नाज़रीन, आज हमारे साथ एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और जिन्होंने इस केस को खुद देखा, हैंडल किया और इसकी तह तक गए। आखिर उसने 14 लोगों को कत्ल कैसे किया, क्या वजह थी, इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो वेलकम, आपने हमें अपना टाइम दिया। हमें बताइएगा कि आखिर ये आमिर कयूम जिसने 14 लोगों का कत्ल किया, ये कौन था और 1 महीने में 14 कत्ल, कितना खौफतारी हो गया होगा लाहौर में। असल में ये जो वाक़या है ये बड़ा ख़तरनाक भी है और अवाम में इसकी बहुत ज़्यादा खौफ भी पैदा हो गया, क्योंकि एक ही महीने में जून और जुलाई के दरमियान में ये वाक़यात होते रहे और 14 अफराद जो है ना वो कत्ल हो गए, 3 शदीद ज़ख्मी हो गए और इसके साथ अटैच भी 3 और कत्ल भी सामने आए। अच्छा, ये वाक़या 14 के अंदर 3 और यानी 14 इसने तस्लीम किए और 3 कत्ल ऐसे थे जो जख्मी हुए लेकिन वो बच गए। 14, 15, 16, 17 हो गए। अच्छा, 17 का तो इसने तस्लीम किया, लेकिन पुलिस ने 3 और केस ऐसे निकाले कि जिसमें ईंट या पत्थर लगा और मुलजम हलाक हुए। लेकिन इसने कहा कि जब मैं 17 मान रहा हूँ तो मुझे 18वां, 19वां और 20वां मानने में क्या है, लेकिन ये मैंने नहीं किए। उसकी भी हम आगे जाके आपको डिटेल बताएंगे कि क्या इंकशाफात हुए। ठीक है, हमें बताएं कि आखिर आमिर कयूम ने ये कत्ल कैसे किए और क्यों किए। अच्छा, पहले तो वो थोड़ा सा हमें ना वो सस्पेंस का माहौल देखना चाहिए जो आम ऑडियंस को, और एज ए रिपोर्टर हमें जाना पड़ा। ये 2005 का वाक़या है कि जून की एक तपती हुई रात थी। तो पुलिस को एकदम पता चलता है कि एक जगह पे, ये था पीर मक्की जो दरबार उसके करीब, एक शख्स को कुछ सर में पत्थर मार गया और उसका सर कुचला हुआ है। वो बड़ा खौफनाक हालत हुई है। तो उसका कत्ल हो गया। पुलिस ने रूटीन में लिया उस वाक़या की जो है वो पोस्टमार्टम होना शुरू हुआ, सारा पुलिस की हुआ। 2 दिन के बाद फिर ऐसा ही वाक़या मिंटो पार्क में हो जाता है, फिर किसी ने सर कुचला होता है। अच्छा, दूसरी दफ़ा जब होता है तो पुलिस अफसरान थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, अखबारात में भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी ये सिलसिला चल रहा होता है कि मिंटो पार्क जहाँ वो पहलवानों का अखाड़ा है उसके करीब एक तीसरे शख्स को भी इसी तरीके से कत्ल कर दिया। वो कितने दिन के गैप में? वो भी 2 दिन के गैप? 2 दिन के गैप में। मतलब हर कत्ल में 2 दिन का गैप दिया जाता था। और आगे चल के ये हुआ कि 1 दिन के गैप में 2 कत्ल एक ही रात में हो गए। एक रात में 2 कत्ल हो गए। अब 2 कत्ल और हुए, 5 जब कत्ल हुए तो पूरे लाहौर में खौफ और राज फैल गया। और इसका नाम भी जो है ना अखबारात ने के एडिटर्स ने रखा कि ये पत्थर ग्रुप है। पत्थर ग्रुप, हाँ, पत्थर ग्रुप है, क्योंकि जब भी किसी को मारा गया उसके करीब पत्थर मिलता और उसको खून लगा होता। जब उसका DNA करवाया जाता तो वो उसी मकतूल का होता। तो जिससे खौफ पैदा हो गया कि ये इतना खौफ था कि हमें याद है कि हम घर आते थे तो घर वाले कहते थे कि सारे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं कि अब कोई भी अपने घर से बाहर ना चारपाई लगा के लेटे, और जैसे होता पुराने लोगों के रिवाज थे कि छतों पे लोग सो जाते थे, गली मोहल्ले में चारपाई लगा के फुटपाथ आम था। तो वो खौफजदा हो गए। अच्छा, ये तो खौफजदा हो गए, लेकिन अब मिंटो पार्क में, दाता साहब के करीब, लोअर माल थाने के इर्द गिर्द, फिर बुढ़े दरिया के करीब एक छठा कत्ल भी हो गया।
अब ये जब कत्ल पे कत्ल होता जा रहा है ना, तो खौफ व हरास की और शह सुर्खियाँ हो रही हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी बातचीत शुरू हो गई है कि ये कौन कर रहा है। अच्छा, इस दौरान पुलिस ने कहा जी कि ये एक ग्रुप है जो कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर वारदातें जो है ना वो सिटी डिवीज़न के जो थाने ना वहाँ हो रही थी, और इसके अलावा कुछ वारदातें जो है ना उससे थोड़ा दाएं बाएं भी हुई। अच्छा, जब 6 कत्ल हो गए, पुलिस ने क्या किया कि रात के टाइम पुलिस अफसरान ने अलग से पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी। वो रात को गश्त कर रहे हैं, चौकीदारों का ग्रुप बना दिए गए, नौजवानों के ग्रुप बना दिए गए डंडा फोर्स के नाम पे। वो जाके रात को फिरते हैं इकट्ठे ग्रुप में, और साथ में मुसल्लह अफराद होते हैं कि ये नो कि हमें डंडा बरदार को पकड़ के पत्थर को मार दें। अब इस खौफ की हालत में ये हो गया कि माएँ रात को अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रही। खौफ व हरासगी से अभी ये चल रहा था कि ये होता है कि लोअर माल थाना में जो दाता दरबार की एक साइड है, वहाँ से एक शख्सी लाश मिलती है। अभी पुलिस उस लाश का जायज़ा ले रही होती है, तो ज़िला कचहरी के अकब में एक और बंदे की लाश मिल जाती है। अब 2 मज़ीद कत्ल हो जाते हैं। डेड बॉडीज पे डेड बॉडीज मिलती जा रही हैं, और इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती कि फिर फोन आ जाता है कि मजीद कत्ल हो गया। अच्छा, ये कत्ल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस के हमारे उस वक़्त के पुलिस अफसरान से गुफ्तगू हुई, तो जो SHO लेवल के और जो DSP लेवल के, उनमें भी थोड़ा सा खौफ और राज था कि ये कौन शख्स है या कौन सा ग्रुप है कि जो धड़ाधड़ इतने कत्ल की वारदातें करता जा रहा है। अच्छा, ये वारदातों की तादाद में मज़ीद इजाफा होता जाता है, और फिर एक वक्त में, क्योंकि पुलिस अब सारी कंसंट्रेशन रखती थी कि ये मिंटो पार्क के एरिया में, दाता साहब के एरिया में, बुड्ढे दरिया के करीब, वो जो जहाँ अखाड़ा बना हुआ है पहलवानों का, वहाँ अब ये इस तरफ कर रहे होते हैं। तो एक दिन पता चलता है कि लिबर्टी मार्केट के करीब एक रात को सोया हुआ शख्स जो है ना, वो कत्ल एरिया चेंज हो गया, और अगले रोज़ कलमा चौक के करीब एक बंदा कत्ल हो गया। अब ये वाली जब वारदात होती है, वो कहते हैं कि ये जो ग्रुप है ना, उसने अपना एरिया चेंज कर लिया। अब पुलिस की कंसंट्रेशन फिर से नए से लग जाती है कि दूसरी जो अब लाहौर की डिवीज़न है, वहाँ के SHO DSP और उनको। अच्छा, मेरी उन दिनों में ना कुछ चौकीदारों से हुआ, तो वो चौकीदार कहते हैं कि हमें ड्यूटी देते हुए ज़रा पीछे कोई बिल्ली भी चलती है ना, तो हम खौफजदा हो जाते हैं कि पत्थर को पागा ये हमें मार देगा। तो वो यानी चौकीदार भी खौफ से है, और कुछ चौकीदार तो ऐसे हुआ कि वो दूसरे इलाकों के थे, तो वो छुट्टियां लेके निकल गए कि जी इस दौरान ना आप महल्लेदार इकट्ठे करें। अब इस खौफ की कैफियत में ना पुलिस के आला जो अफसरान हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा ये इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो रंग महल से दाता साहब से बुड्ढा दरिया, और वहाँ से अगर पीर मक्की दरबार का ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ कुछ ना कुछ है। अब वो क्या होता है कि रात के टाइम जितने नशेई सोए होते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। 3 ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि जिनको रात के टाइम ना चलते फिरते देखा गया, तो पुलिस ने उसको पकड़ा और ले गया जी पत्थर को पकड़ा गया, लेकिन लेके गए, सारी तफ्तीश की, कुछ ना निकला। फिर वो अच्छा, जब ये 14 अफराद से जायद कत्ल हो गए और 3 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, तो तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था, जुलाई का एंड आ गया था। तो उस दिनों में क्या हुआ कि एक जो शख्स है ना, वो रंग महल के करीब एक आदमी जो सोया होता है। अच्छा, उस वक्त क्योंकि मना किया हुआ था कि आपने बाहर नहीं सोना, लेकिन कुछ ऐसे भी चरसी या अफीम का नशा करने वाले, वो कहते थे कि हमारे पास कोई जगह ही नहीं, और गर्मी के दिन थे, जुलाई में शदीद गर्मी, तो वो ना किसी छत के नीचे सोए होते थे। रात को देखना यार, कहता हमें किसने मारना है, वो उठ के आके फिर खुली जगह पे सोए थे कि हवा है, ये हवा के लिए सोया। तो कोई शख्स आया, उसने उसके सर पे मारा, पत्थर मारा तो उसके वो पहले से जैसे ना आधी नींद में था, उसको पता लगा, तो वो एकदम उठा और उसने चीखना शुरू कर दिया कि पत्थर ग्रुप आ गया। इस दौरान करीब में एक पठान जो है ना चौकीदार, वो गुजर रहा था, उसने क्या किया कि उसने भी शोर मचा दिया। अच्छा, ये पठानों का आपस में ना एक मीटिंग में भी 3-4 हो चुकी थी पुलिस वालों के साथ भी। इन्होंने कहा जब एक शोर मचाएगा ना, तो सब ने शोर मचा देना। अब आपको याद होगा कि रंग महल से बाहर से दिल्ली दरवाजे तक जो जितना वो एरिया है ना, वो ट्रकों वाले अड्डे, ये वो सारे पठानों का आपस में, वो एक पठान ने फ़ोन कर दिया और सारे पठानों ने शोर मचा दिया कि जी यहाँ से ना पत्थर ग्रुप आ गया। अच्छा, इस दौरान वो मुलजम जो है ना, मुँह मार के ना, उसने देखा कि उसका मुँह हुआ दिल्ली दरवाजे की तरफ, उसने उस तरफ सर्कल रोड की तरफ से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो भाग रहा है, तो आगे एक पूरे ग्रुप ने देख लिया उसको पकड़ लिया, और थोड़ी देर में पुलिस भी आगे उसको पकड़ लिया। अब ये पकड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पत्थर ग्रुप हो। अब ये बोल नहीं रहा,
वो कहते तुम कौन हो, ये बोल नहीं रहा। पुलिस फिर इसको लेके गई। ये तकरीबन 27-28 साल का, 26-27 साल का ना नौजवान था। तो दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई, मूछें बड़ी हुई, बाल सर के बेतरतीब जैसे होते हैं उस तरह का। तो पुलिस इसको लोअर मा थाना ले गई। वो आला अफसरान को रात के वक्त उठाया। ये रात की 1:30-2 बजे का टाइम था। अब पुलिस के आला अफसरान को बताया गया कि जी मुलज़म पकड़ा गया। अब सब उसकी तफ्तीश में लग गए, कोई उससे कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। तो इस दौरान ना हमें भी पता चला। हम अगले दिन पहुंचे वहाँ, आला अफसरान से बात की कि हमारी मुलाकात कराएं। कहते नहीं, अभी उसकी तफ्तीश जारी है क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं हुई। लेकिन 1-2 रोज़ में ना कन्फर्मेशन जो है ना वो उन्होंने हासिल कर ली। वो कैसे कंफर्म हुआ फिर? उन्होंने कहा कि ये जो है ना, इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इसने वो जाके वहाँ जैसे जैसे बताई हैं तरतीब से, वो वैसे वैसे ही निकली हैं। मैंने कहा कि हम तो ऐसे एतबार नहीं करेंगे। मैं उन दिनों रोज़नामा जंग में जुर्म सज़ा एडिशन होता है वो इन्वेस्टिगेशन का, मैं उसका इंचार्ज था। और रोज़नामा जंग की वजह से ये होता था कि आला अफसरान हमारा बड़ा रिगार्ड करते थे। मैंने लाहौर के आला अफसरान को कहा, वो SP CI उमर विर्क थे, उनसे कहा। उन्होंने कहा जी हम आपकी मुलाकात करा देते हैं मुलज़म से। तो मैंने कहा मुझे मुलज़म से ना सिर्फ बराह रास्त मुलाकात करनी है, बल्कि उसकी 1-on-1 उससे इंटरव्यू करना, कोई बीच में पुलिस वाला नहीं हुआ। फिर उन्होंने लोअर मा थाना का जो इन्वेस्टिगेशन सेल है वहाँ मेरे साथ उसको बिठाया। और जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे हम 2 थे। बाहर उन्होंने दरवाज़ा बंद करके तो नफरी खड़ी कर दी। मैंने उससे फिर तरतीब से पूछा कि सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा बचपन कहाँ गुजरा, नौजवानी कहाँ गुजरी, कहाँ कहाँ काम करते रहे, इस वारदात की तरफ कैसे आए। फिर मैंने क्या किया कि उससे ना उसकी बहन भाइयों के नंबर ले लिए, उसके वालिद का नंबर ले लिया। मैंने उनको भी अपने रोज़नामा जंग में बुला लिया। तो क्या बताया मुलजिम ने आपको, क्या बताया? वही मैं ये आपको बता कि इस तरीके से ना वो मुझे बड़ी अच्छे तरीके से उसके बारे में पता लगा। सबसे पहले तो ये था कि ये 2 भाई थे और 5 बहनें थी। 2 भाई और 5 बहनें थी। ये बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे था। ये असल में इसने कहा मैं बचपन जो मैं यानी पैदा हुआ था तो शेखपुरा में, लेकिन मेरे बचपन में 4-5 साल की उम्र में मेरे वालिदैन जो है ना वो लाहौर शिफ्ट हो गए। और लाहौर आने के बाद भगतपुरा शादबाग का एरिया, वहाँ 2 मरले का छोटा सा घर लिया, वहाँ ये सारी फैमिली रहने लगी। अच्छा, ये ना शुरू से ही इसने बताया कि मैं ना बचपन में, क्योंकि दूसरे नंबर पे था, ज़्यादा बेटियाँ थी, तो माँ बाप की तरफ से ना बड़ा लाडला था। तो लाड प्यार की वजह से माँ ने स्कूल भेजना, इसने जिद करके छुट्टी करके आ जाना। तो कहता है मैं इंटेलिजेंट इतना था कि 3री क्लास में मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आया था। लेकिन जब मेरा दिल करता था मैं पढ़ता था, जब दिल नहीं करता था मैंने कहा फिर तुम्हारा बचपन में कोई वाक़या हुआ? उसने कहा मेरा ना बचपन में एक दफ़ा हुआ था कि मेरे सर पे चोट लगी थी तो 5 टाँके लगे। एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे से बड़ा लड़का था, मैं उस वक्त 9-10 साल का था, वो 26 साल का था, उसकी मेरी लड़ाई हुई, मैंने उसको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। वो मुझे 15 मिनट तक मारता रहा। मैंने 15 मिनट तक उसकी आंखों में आंखें डाल कर उसको गालियाँ निकालता रहा। आखिरकार वो लड़का भाग गया। और इतना ज़िद्दी था कि कहता है सबसे अहम वाक़या उसने सुनाया कि मैं ना स्कूल में उस वक्त 5वीं-6ठी क्लास में था। तो टीचर ने देखा कि मेरी एक लड़के के साथ ना तकरार हो रहा है, तो टीचर ने मुझे कहा कि मुर्गा बनो। मैंने कहा सर गलती इसकी है। तो कहता है कि नहीं, गलती जिसकी भी है, मैं तुम्हें कह रहा, मैं तुम्हारा सारू मैं कहता हूँ मुर्गा बनो। कहता है मुर्गा नहीं बनूंगा। अब वो कहता है कि स्टूडेंट देख रहे थे, मैंने कहा मुर्गा नहीं बनना। अब सर को लगा कि ये मेरे साथ जो है इस तरह कर रहा है, सर ने डंडे मारने शुरू कर दी। कहते सर मारते रहे, मैंने आंखों में आंखें डाली हुई, मैंने कहा मुर्गा नहीं बनना। ये हुआ कि 13-14 मिनट तक सर मुझे मुसलसल मारते मारते थक गए ना। मैंने अपना बस्ता उठाया, एंड पे सर के मुंह पे बस्ता मारा और स्कूल से मैं चला गया। उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा। ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा सिंकी होता है ना, या उसके दिमाग में कोई खलल पैदा होता है ना, उसको मैंने देखा है कि सीरियल किलर ज़्यादा जो है ना उनको दिमाग में चोटें जरूर लगी होती हैं। और उनका ये बचपन में ऐसे वाक़यात हुए, कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात। अच्छा, वो वाक़यात मिलते मिलते जब उस इंसिडेंट तक पहुँचते हैं कि जिसकी वजह से वो सीरियल किलर बना, वो इंसिडेंट बड़ा ज़रूरी होता है। मैं फिर उसको लाया। मैंने कहा फिर तुमने क्या कहता, मैं फर्नीचर की जगह पे काम करने लग गया। मेरे वालिद छोड़ आते थे, मेरा काम में दिल नहीं लगता था, कभी करना कभी नहीं करना। वहाँ स्पिरिट होती थी, तो मैं स्पिरिट करते करते ना स्पिरिट का सूंघना और सो जाना, नशा भी होता है स्पिरिट का। तो कहता है वो स्पिरिट का नशा जो है ना मेरे ऊपर तारी होना शुरू हो गया। मैं कई दफ़ा बहुत ज़्यादा स्पिरिट को सूंघ के तो बेहोश हो जाना या सो जाना। कई घंटे मैंने कहीं पड़े रहना, तो जिससे मेरे वालिदैन भी तंग आ गए। 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उनसे कहा कि ऐसा करें कि मैं अपने घर में आता ही नहीं, आपको मेरी वजह से बदनामी होती कि ये चर्सी है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक और हमारा घर था, ये मक्खनपुरा रोड से थोड़ा पीछे एक घर था, वहाँ छोटा सा एक कमरा था,
बकाया घर किराए पे था, एक कमरा इन्होंने घर वालों ने रखा हुआ था अपने पास। कहता मुझे उस कमरे की चाबी दे दे। उन्होंने चाबी दे दी। यहाँ से वो कहता है कि मैं ना चाह मीरा में एक दरबार है मीरा हुसैन ज़ंजानी का, बड़ा मारूफ, उसके अहाते में आके बैठना शुरू कर दिया। वहाँ जब मैं बैठा तो वहाँ एक लड़का था उस्मान, उससे मेरी दोस्ती हो गई। इसी दौरान कहता है कि उसने कहा कि इस दौरान मैं आपको सब बताऊँ कि मैं 8-10 साल तक अपने वालिदैन के पास रहने की बजाय अपने मामू के पास रहा। मामू का नाम था डॉक्टर शाहद। उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत थी। मैं उनको एक वक्त आ गया कि मैं उनको अब्बू जान कहना शुरू हो गया। अब अब्बू जान मुझे खर्चा देते हैं, अब्बू जान के साथ मेरी वो जो है ना लिंक है, और हर वक्त मैं उनके साथ रहता हूँ। एक रोज़ क्या हुआ, कहते हैं ये वाक़या मेरा ये हज़रत मीरा हुसैन दरबार ज़ंजानी के दरबार में बैठने से पहले ही हो गया कि एक वक्त क्या हो गया, मेरे जो यही जो मेरे मामू है ना शाहद, ये अपने 2 दोस्तों के साथ, एक ख्वाजा रिजवान और एक हवालदार था, ये रंग महल के करीब जा रहे थे गाड़ी पे, तो इन पे हमला हो गया और इनको किसी ने कत्ल कर दिया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, पुलिस से पूछ रहा हूँ, पुलिस कहते जी नामालूम कातिल है, पर्चा भी नामालूम, इंसाफ ना मिल सका। मैं बड़ा ढूंढा, लेकिन मैं उस वक्त नौजवान और थोड़ा सा मुझे चर्सी भी समझते थे लोग, तो मेरी किसी ने सुनी ना। लेकिन मुझे बड़ा रंज था, मैं अकेले बैठ बैठ के मामू को याद करके, अब्बू को याद करके, कहता मामू नहीं अब्बू को याद करके मैं रोता था। अब ये वो इंसिडेंट है जिसने इसकी ज़िंदगी में तब्दीली लाई, इसको उजागर किया है, इसके अंदर क्या हैवान को जगा दिया, हैवान को। अच्छा, इसके अंदर गुस्सा भी आ रहा है, माँ बाप से दूरी भी है, बहन भाइयों से दूरी है, और फिर नशे का असर भी नशे का असर है, और नशे में भी इसकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ ब्लेड चल रहे हैं और एक दूसरे को शदीद जख्मी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में वो कहता है कि मैं उस्मान के पास आया ना, तो उस्मान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वो क्या करता था कि हम लोग रंग महल में जाते थे, वहाँ चर्स, फ्यूम और हेरोइन की भी पूड़ियाँ लाते थे, और यहाँ आके ना हम 100 रुपये की, 200 रुपये की और 300 रुपये की छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के बेचते थे। इसी में हमारा गुजर बसर होता था। जब बहुत ज़्यादा उस्मान को मेरे ऊपर एतबार हो गया ना, तो उसने कहा कि यार हमारा तो ग्रुप जो है ना, जो हमारा ग्रोह है ये नशा फरोश करने वाला, वो पूरे लाहौर में फैला हुआ है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा हमारे अंदर कुछ साईं बने हुए हैं, कोई अफीमी बने हुए हैं, कोई चर्सी बने हुए हैं, कोई मलंग बने हुए हैं, कोई पीर बने हुए हैं, तो वो मुख्तलिफ जगह पे हैं। मैंने कहा यार तू मुझे इनसे मिलाएगा? कहता मिलाऊंगा। अच्छा, इसी बात में कहा कि हमने 1-2 जगह पे ना अपने दुश्मनों को मारा भी है। उस दौरान कहता है एक दिन ना उसने, उस्मान ने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था, तो उसने कहा वो जो रंग महल में 3 लोग कत्ल हुए थे ना, जिसमें ख्वाजा रिजवान भी हुआ था, वो हमारे ग्रुप ने किए थे। और क्यों मारे थे उन्होंने? वो कहते हैं कि वो हमारी ना ये जो मंशियात फरोशी का जो धंधा था ना, इसके खिलाफ पुलिस को दरखास्तें देते थे। तो 2-3 दफ़ा हमारे लोग बड़े पकड़े भी गए। उन्होंने कहा यार इनको रास्ते से निकालो, वरना हमारा काम तो लाहौर में ठप हो जाएगा। अब ये हमारे ग्रोह ने फिर फैसला किया। अब ग्रोह क्या करता था कि जो ऐसे नशेई थे ना, जिनका नशा टूटा होता था, उनको पिस्तौल देते थे, वो कहते थे ये बंदे मार के आओ तो तुम्हें हम 1 महीने का नशा या फ्री देंगे। वो चले जाते थे, वो कहते हैं हमें किसने पकड़ना है, वो अंधेरे में उन्होंने कत्ल कर दिया। अब जब कहता है ये वाक़या हुआ ना, मुझे पता चल गया कि मेरे मामू के कातिल इसको पता है। मैंने इसको कहा कि मुझे लेके चलो। उसमें उस्मान भी कातिल ही था, और जब जिन लोगों को मारा, हाँ मेरे साथी हैं, हम सारे मिलके करते हैं। जिन लोगों को मारा उसमें उस्मान भी शामिल था, उस्मान को भी मार दिया था उसने। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, वो बड़ी उस्मान की बड़ी तफसील है। अच्छा, वो जब ऐसे हो गया और ये सारा मामला हो गया, तो ये उसके साथ गया। उसने पहले मंटो पार्क में ले गया, वहाँ उसने 3-4 वो बताया कि ये मलंग भी हमारा साथी है, ये भी है। ये उससे सलाम दुआ ली, कई के लोगों के साथ इसने चाय शाय पी। फिर ये कि बुढ़े दरिया वहाँ एक बैठता था, एक फिर दाता साहब के बाहर बैठता था, लोअर माल थाने के ज़िला कचहरी की बैक साइड पे। अच्छा, उसने कहा कि जिन लोगों ने मारा था ना, उनमें से 2 किराए के कातिल जो शूटर थे वो पकड़े गए थे, वो इस वक्त जेल में है। अच्छा, इसने कहा कि मैं ये सबको मारूंगा, मुझे बताया उसने खुद, मैंने ये इरादा किया कि ये सबको मारूंगा और एंड पे फिर किसी केस में जेल जाऊंगा और उन दोनों को जेल में भी मारूंगा। उनका भी मैंने पूरा बायोडाटा ले लिया था। यानी इतना इसने अपना क्रिमिनल ज़ेन बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड ये बंदा था कि उसने पूरी प्लानिंग की। अच्छा, वो कहता कि मैंने उस्मान को फिर बताया नहीं। मैं 3-4 दफ़ा ना सारी जगहों पे गया। फिर मैंने फैसला किया कि सबसे पहले ये जो पीर मक्की वाला है ना, इसका बड़ा मेन किरदार है। एक इसमें साईं था, उसका किरदार था। एक खान जिसको सारे कहते थे, वो बड़ा था। एक और फ़कीर बाबा बन के बैठता था, वो था। कुछ 35 साल के नौजवान थे जो मलंग बन के बैठे हुए थे। कहता पहले दिन मैं पीर मक्की गया। मैंने कहा कैसे गया? कहता दाता यहाँ से बैठ के मैं 2 मोरिया पुल चिंगची पे गया और वहाँ से फिर दूसरा रिक्शा चेंज किया, उस पर बैठ के मैं मिंटो पार्क गया। वहाँ से जाके पीर मक्की दरबार के मैं करीब गया हूँ तो तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। वो बंदा सो रहा था।
मैंने कहा तुमने ये पत्थर वाला, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पत्थर वाला ये तुमने तरीकाकार कैसे? उसने कहा पहले मैंने सोचा कि पिस्तौल से मारूं, फिर मैंने कहा पिस्तौल मुझे ना संभाल के रखना पड़ेगी, पिस्तौल का फायर करने से आवाज़ भी आएगी, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिस पे मुझे आला कत्ल साथ ना रखना पड़े। वहीं से उठाया, वहीं मारा और आला कत्ल भी फेंक दिया। अब उसने कहा ये आला कत्ल, फिर मुझे ये लगा कि पत्थर ठीक है। और पत्थर भी वो कहता है हर जगह पे मुझे पत्थर नहीं मिलते थे, जहाँ मुझे सीमेंट से जुड़ी हुई 2-3 ईंटें भी इकट्ठी मिल जाती थी, मेरे लिए वो पत्थर ही होता था, क्योंकि उसको उठाना था। अच्छा, वो कहता है कि ये जो मैं गया ना पीर मक्की में, ये सोया हुआ था, इसने मुंह पे पतली सी चादर ली हुई थी, मैंने एक वार किया, अभी उसकी थोड़ी सी आवाज़ निकली तो मैंने दूसरा किया, तीसरा किया, और मुझे पता चल गया कि ये सारा इसका सर खुल गया। मैंने उसको पत्थर को उधर फेंका और मैं खामोशी से वहाँ से आगे चला गया। वहाँ से कहता है मैं सब्ज़ी मंडी गया, सब्ज़ी मंडी में तकरीबन 2:45 बजे का टाइम हो गया था, एक बेंच खाली था, वहाँ जाके मैं सुकून से सो गया। सुबह 7 बजे मैंने उठ के देखा तो जब मैं फिर कहता है मैं उसी रास्ते से गुजरा, वहाँ बड़ा रश मचा हुआ था, लोग बड़े इकट्ठे हुए थे, लाश को ले गए थे, लेकिन चाय में गोइयाँ हो रही थी। मैं मुस्कुराते हुए गया वहाँ से, चिंकी पे बैठा वापस आके मीना से दरबार में, और वो पूरा दिन फिर मैंने सो के और इसी तरह गुजारा, किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। अगले दिन कहता कि एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन मैं फिर गया मिंटो पार्क में, वो जो दूसरा बाबा साईं था उसको मैंने इसी तरीके से मारा। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि किस जगह पे हिट करना चाहिए जिससे आवाज़ भी नहीं निकलती। अब कहता वो मैंने 1, 2, 3 हिट की, वो भी बंदा रात के 2:30 बजे फोत हो गया। वहाँ से मैं बड़े आराम से गया हूँ वो दाता दरबार की तरफ, वहाँ एक बेंच पड़ा हुआ था, वहाँ मैं कोई ऐसा भी केस था जिसमें इसने कहा हो कि अगला बंदा जाग रहा था तो मैंने उसके सोने का इंतजार किया? वो हुआ ना, तीसरा केस वो था। तो उसमें ये कहता कि मैं गया तो वो ना जो यही मिंटो पार्क के जो साथ में पहलवानों का खाड़ा नहीं, उस तरफ उसने सोना था, लेकिन वो उस वक्त 2 और बंदों के साथ गपशप लगा रहा था। 1:30 बज गए, 2 बज गए। कहता फिर मैं दाता साहब चला गया, वहाँ रात के टाइम लंगर मिल रहा था, मैंने लंगर लेके खाया कि टाइम गुजारना है, टाइम गुजारा, फिर पैदल आया तो तकरीबन 2:45 बजे 3 बजे के करीब वो ना वो सीढ़ियाँ थी वो पहलवान के अखाड़े के साथ, वो सीढ़ियों में सोया हुआ था, उसको फिर मैंने पत्थर मारा और फिर उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। जब उसको ख़त्म कर दिया तो मैं उसके थोड़ी दूर ही जाके फासले पे मैं भी सो गया। अब जब पुलिस आती थी ना तो पुलिस ये करती थी, वो उठो उठो सारे जितने सोए होते ना, पुलिस किस किस को चेक करे, तो कहती चलो जितने उठे सोए हुए ना सारे मलंग उठो, तो चलो इतों भजो सारे, नहीं तो थानू ही कोई कत्ल कर देगा। तो वो मुझे भी आगे उठाते थे और मैं बड़ा बोला बन के तो वहाँ से उठ के तो चला जाता था। इसको ये डर नहीं था कि ये पकड़ा जाएगा? उस वक्त तो कहता है कि मेरा ज़हन जो है ना वो यही था कि मैंने मार देने, और ये मैंने मार के सारे जो लोग हैं इनको मार कर मैंने जेल में भी जाना है। उसको ये कोई चीज़ कहता है, क्योंकि जिस वक्त मैं मारता था ना मैं ये कंफर्म करता था कि ये जो जिस बंदे को मैं मारने आया हूँ इसके करीब कोई और तो नहीं सोया हुआ। मैं अकेले बंदे को मारता था, ये नहीं होता था कि 10 बंदे सोए हैं तो एक को मार रहा हूँ और दूसरा को उठ जाए। मैं हमेशा कोशिश करता था कि वो बंदा अकेला हो। तो दूसरी बात यह है कि जब वो मैं उसको मार लेता था उसके बाद मैं बड़े ही आराम से कोई किसी करीबी जगह पे या थोड़ी दूर फासले की जगह पे जाके अपने आप को पुरसकून करके लेट जाता था, ताकि मैं कहता था इस वक्त अगर मैं भागा ना तो किसी भी रोड पे किसी भी जगह पे नाका लगा होगा तो वो मुझे पुलिस वाले पकड़ के पूछगिछ करेंगे कि तुम इधर क्या लेने आए हो, तो इसलिए पकड़। लेकिन जो अगर मैं सुबह सूरज निकलने के बाद जाऊँगा ना तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये वो मुल्ज़म है। खून के छींटे भी तो पड़ते होंगे कपड़ों? वो कहता है कि जब भी मैं मारता था ना तो या तो मैं कोशिश करता था कि उसका जो कपड़ा है ना वो पहले उसके मुंह पे दे दूं तो वो छींटे उसके ऊपर ही रहे। दूसरा कहता है कि सर की जो हड्डी है ना वो जब उसके ऊपर लगता है तो खून उड़ के नहीं निकलता, वो खून नीचे की तरफ जो है ना एकदम बहना शुरू होता है या फट जाती है ना हड्डी, यानी उसका खोपड़ी चटक जाती है। तो ज़्यादातर बिल्कुल मुंह पे वार करता था या सर पे? कहता है वो ऐसे साइड पे होता है। किसी को तो मैंने इस तरफ किया, 1-2 को सामने वाली तरफ से भी किया। सामने वाली तरफ से जब करते हैं तो फिर खून निकलने का ज़्यादा चांस होता है, लेकिन जब साइड पे होता है ना तो फिर वो नहीं होता, फिर वो खून नीचे की तरफ कशिश शकल की वजह से नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, वो कहता है कि ऐसे मैंने कहा फिर और भी कत्ल हुए थे। कहता है वो हुआ कि मुझे जब 6-7 कत्ल हो गए, मैंने वो लोअर मार वाले भी कर लिए दोनों कत्ल, तो अब मुझे था कि ये जो 6 कत्ल के बाद ना मैं एक दिन हुआ कि मैं वापस आ रहा था तो मैंने कहा ये उस्मान भी शामिल है तो उस्मान को भी नहीं छोड़ना। उस दिन उस्मान जो है ना ये आया ये जो 2 नंबर स्कीम है ना वहाँ से ये आके तो जो मक्खनपुरे का रोड है ना वहाँ एक बेंच पे कई दफ़ा ये रात को मुझे इसने बताया सो गया। मैं गया तो तकरीबन वो कहता है कि 2-2:30 बजे तक ना
जो होते हैं चौकीदार, वो भी गश्त करते रहते हैं 2:30-3 बजे के बाद, क्योंकि नमाजियों ने आना होता है ना, तो ये आधे घंटे का ऐसा गैप होता है कि जिसमें चौकीदार भी थक के चले जाते हैं और उस दौरान फिर आधे घंटे के बाद नमाजियों का, तहज्जुद गुजारों का आना है, इस दौरान एक गैप मिलता है। उस गैप में मैं इसके सर पे चप पहुँच गया। उस दिन इसने नशा ही बहुत किया हुआ था। मैंने इसके सर पे भी 3-4 वार किए और इसको भी मार दिया, उस्मान को भी। अच्छा, उसके बाद कहता है फिर वो वाक़या जो लिबर्टी वाला ना, वहाँ इसने मुझे बताया था कि वो मैं उसके पास गया, वो भी बड़ा ना वो नौजवानों को चर्च और अफीम कॉलेज यूनिवर्सिटियों में करता था। मैंने फिर वो लिबर्टी में उसको मारा, फिर कलमा चौक में मारा। कलमा चौक से मार के ना उसी रात में रात को रंग महल वापस आया। वहाँ एक इनका साईं था जिसका साईं सारे कहते थे, उसको मारने आया हूँ। तो वो उसको मैंने मारा तो वो उठ गया। जब उठ गया तो वो उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। मैंने दौड़ लगा दी। उस दिन वो मेरे हाथों पे थोड़ा सा निशान वगैरह भी खून के लग गए। मैं भागा हूँ तो आके एक चौकीदार ने देख लिया, उसने शोर मचाया। फिर मैं दिल्ली दरवाजे की तरफ भागा हूँ तो मजीद जो है ना वो चौकीदार आ गए और फिर पुलिस ने मुझे आप पकड़ उससे मिले, आपने बातें की, आपने देखा कि अभी उसे अफसोस था कि बाकी बच गए हैं, उनको भी मैंने मारना है, मुझे जाने दे। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम सवाल किया कि लगता ऐसे ही था कि मैंने कहा इसको बड़ी पशेमानी होगी कि मैंने बहुत सारे कत्ल कर दिए। कहते हैं नहीं, अभी मैंने अपना पूरा बदला नहीं लिया अपने अब्बू जी का मैंने बदला नहीं लिया। ये अल्फाज उसके थे। हाँ, उसके थे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि फिर मैंने इससे मोबाइल नंबर लिया। इसकी एक सिस्टर थी, ग्रेजुएट थी, स्कूल में पढ़ाती थी। फिर मैंने उनको फ़ोन किया। फिर उसने मुझे इसके बचपन की, नौजवानी की तस्वीर दी। ये क्लीन शेव करके बड़े खूबसूरत नौजवान, ये मुख्तलिफ जगहों पे अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे करने गया हुआ। अच्छा, उसकी बहन ने एक बड़ा अहम सवाल किया जो मुझे बताई चीज़। उसने कहा सर मुझे नहीं लगता कि ये सारे कत्ल इसने किए। मैंने कहा क्यों? कहती क्योंकि इसका थोड़ा अर्सा पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वो अपेंडिक्स का जिसका ऑपरेशन हुआ होता है वो इतना भारी पत्थर उठा नहीं सकता जितने ये आपको बता रहा है या जितने पुलिस डाल रही है। इसका जो वालिद था उसके आंखों में ना वो सफ़ेद मोतिया हुआ था। तो फिर उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा ये बचपन से ना डरपोक, अंधेरे से डरने वाला बच्चा था, ज़िद्दी था, ये लड़ाई करता था लेकिन अंधेरे से डरने वाला था। तो उन चीज़ों से फिर मुझे लगा कि ये कुछ इसके अंदर माफोकुल फितरत किस्म की कोई चीज़ें इसको या तो नज़र आती थी, तो जिसकी वजह से इसने कहा। मैंने कहा तुमने जेल में कैसे जाना था? इससे ये भी मैंने सवाल किया। उसने कहा जेल में मैं किसी और छोटा सा जुर्म करना था, वो मैंने पता कर लिया था वो किस बारक में है, दोनों वो कातिल। तो मैंने उनको, क्योंकि उनको अभी सजाए मौत की कोई ऐलान नहीं हुआ, तो अभी वो आम कैदियों के साथ हैं, तो मैंने उनको ना मशक्क़त के दौरान मार देना था। अब मैंने पुलिस अफसरान से पूछा, मैंने कहा कि इसने इतने कत्ल किए हैं, तो ये 14 कत्ल, उसने कहा फिर 14 मैंने कंफर्म किए कि 14 मर गए हैं और 3 बच गए हैं। वो 3 फिर मैंने निकाले। मैंने कहा ये 3 तो बच गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये 3 बच गए थे, 3 और कत्ल हुए हैं। वो जो 3 बच गए हैं वो आज भी हैं जिंदा? हाँ जी, वो जख्मी हुए थे। वो मैं आपको उनका भी बताता हूँ। जो यानी इसका ख़ास तौर पे इसने बताया था ना, एक तो ये था कि ये अच्छा एक और चीज़ अहम बताई, ये इस वाक़या से पहले 2 दफ़ा गिरफ़्तार भी हुआ था। एक दफ़ा शादबाग पुलिस ने पकड़ा इसको, तो शादबाग पुलिस ने पकड़ा तो इसने बिल्कुल चर्सियों फीमियों वाली एक्टिंग शुरू कर दी। कहता सर जी, कहता मैंने अपनी पूरी मुझे अदाकारी करके दिखाई। कहता मैंने कहा सर जी मैनू जेल भेजोगे तानू की फ़ायदा है, उत्थे जाके मैं पूड़ियाँ लभनियाँ तो यह मेरी जेब 500 रुपया गए तो मैनू इत्थे छड़ दे। तो कांस्टेबल ने मेरे से 500 रुपया लिया रिश्वत और मुझे छोड़ दिया। दूसरी दफ़ा कहता गुजरपुरा पुलिस ने ना मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरे पास पूड़ियाँ थी, उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं असी छड़ना। मैं बड़ी अपने 1-2 दोस्तों ने बुलाए जोड़े हिरवन वाले थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा FIR दो। FIR देखी, लेकिन FIR मामूली दी कि इसके पास इतनी पूड़ी निकली तो इसको हमने भेज दिया। वहाँ गया तो कहता कि होना क्या था कि उन दिनों में क्रिसमस के दिन आ गए थे। क्रिसमस में ना वो जो सदर ममलकत जो है ना, कुछ लोगों को जो छोटे जनाए वाले उनको माफ़ीनामा हो जाता है। कहता मैं अभी गया ही हूँ तो पहले हफ्ते माफ़ीनामा होगा, मैं वहाँ से फिर आ गया। यानी इसने इतने कत्ल करने ही थे, लिखा हुआ था। ये इसने कहा कि जो मैंने ये कत्ल किए थे, लेकिन ये जो पुलिस मुझे एक पीर मक्की वाला एक बंदा है, लड़का है उसका, वो एक शेरशाह रोड वाला, वो एक जो है ना शादबाग में नान चने बेचता था, उसका जो कत्ल इन्होंने मेरे ऊपर डाला है ना, ये मैंने नहीं किया। अब और ये वाकई तब हुए थे कत्ल? वो वाकयात क्यों हुए थे? उन्हीं दिनों में हुए थे। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस से फिर मैंने पूछा कि ये क्या मामला है। अगर उसने कत्ल किया 17 वो मान रहा है, उसमें 3 बच गए, लेकिन ये जो 3 मर गए हैं इनका कुछ नहीं पता। उनमें से एक वाकया का पता लगा कि एक जो नौजवान था ना, उसके साथ किसी शख्स ने ज्यादती करने की कोशिश की, तो वो भागने लगा तो उसने कहा कि इसको वैसे ही मार दूं। तो उस शख्स ने ना उसके सर में वो ईंटें मार के उसको मार दिया। वो बाद में पकड़ा गया, जुल्फकार नामी शख्स था।
वो बाद में गिरफ्तार हो गया। लेकिन पुलिस ने देखा, उसकी सारी तफ्तीश की तो वो पता लगा कि उसने एक ही कत्ल किया था, वो 2 कत्ल फिर अभी बाकी, 2 कत्ल बाकी थे। अच्छा, 2 कत्ल में से जो वो नान अली वाला था एक वाकया, उसके बारे में पता लगा कि उस लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर था। उसके भाइयों ने देखा कि ये बाज नहीं आ रहा, उन्होंने उसको मारा पत्थर मार मार के, और उसकी बाद में लाश जो है ना वो मौके का फायदा उठाते हुए कि अभी ये चीज आम हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते, तो वो फिर उसकी डेड बॉडी को सड़क पे फेंक दिया, सुबह रोला पड़ गया, शोर मच गया कि पत्थर ग्रुप ने एक और मार दिया नौजवान। लेकिन उसका जो तीसरा था ना शेरशाह रोड वाला, उसका नहीं हमारे होते हुए कोई सुराग लगा कि उसको किसने मारा है। हुआ ऐसा ही होगा कि किसी ने उसका फायदा उठाया और उसको उन्होंने, लेकिन वो आज भी मुलजिम कहीं ना कहीं बाहर घूम रहा होगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताता चलूँ, जब इसको सारी इंक्वायरी ख़त्म हो गई, जुडिशियल होने लगा, इसकी सिस्टर जो है मेरे पास आई, उसने मुझे तस्वीर भी दिखाई। वो तस्वीर हमने अपने फीचर में जंग पे शाया भी की। लोग बड़े उसमें इंटरेस्ट ली लोगों ने कि ये तो वो तो, क्योंकि जब उसकी तस्वीर शाया की गई ना पहली जो असल थी, तो उसमें उसके बड़े बड़े बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बिखरी हुई, तो वो एक मखबूतुल हवास लगता था। लेकिन जो उसकी तस्वीर घर से आई ना, उसमें वो क्लीन शेव, वो एनके लगाई हुई, वो फिर रहा है जल्लो पार्क में और वो जो हिरन मनार में और बड़ी खूबसूरत जगहों पे, वो तस्वीर भी थी। तो ये सारा वाक़या होगा। तो फिर जब इसको जुडिशल भेजने लगे ना, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक दफ़ा फिर से वैसे मिलना चाहता हूँ, इंटरव्यू। कहते नहीं बादशाह साहब, इंटरव्यू नहीं करना क्योंकि अब बहुत मामला हाईलाइट हो गया। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा मुझे मिलने तो दें। मैं मिलने गया तो पुलिस ने उसकी टेंड कराई हुई थी, दाढ़ी और मूछें भी तराशी हुई उसकी, और एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड नौजवान की तरह अच्छे तरीके से अब बातें कर रहा था, थोड़ी उसकी होश ठिकाने भी आ गए थे। लेकिन उसने कहा कि मैंने वही 14 कत्ल किए हैं और ये 3 जो है बच गए, उनमें से वो 3 मैंने नहीं किए। यानी उस वक़्त भी वो अपने उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, लेकिन उसने वो 17 लोगों का तस्लीम किया। आगे मजीद कितने लोगों को वो मारने की तैयारी में था? अभी वो कहता कि ये जो रंगमहल वाला साईं था, इसको मार के फिर 2 मैंने और मारने थे। तकरीबन 20-21 लोग थे जो उसने टारगेट रखे हुए थे, तो 17 तक वो पहुँच गया था और 17 को उसने टारगेट भी किया। और टारगेट ऐसे किया कि लाहौर पुलिस की उस वक़्त भी नफरी तकरीबन 22,000 से ज़ायद थी। 22,000 पुलिस एहलकारों को वो चकमा देता रहा। 1 महीने तक कोई पुलिस एहलकार उस तक ना पहुंच सका। अच्छा, उसका कहता है कि जब मैं कत्ल करता था तो जब मैं ज़्यादा यानी थक जाता था, तो वो मेरे वालिदा ने जो मुझे कमरा दिया हुआ था ना, वो मक्खनपुरा 2 नंबर स्कीम के करीब, मैं वहाँ जाता था तो पंखा लगाता, अंदर से दरवाज़ा बंद करता, तो 24 घंटे 18 घंटे सोया ही रहता था। अब मैं जब उठता था, टीवी देखता था, तो मैं हैरान होता था कि सारी दुनिया मुझे ढूंढ रही है और मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ, मेरे तक किसी को कोई मतलब वो उसके अंदर फिर वो आता भी था कि वाह मैं तो फेमस हूँ, प्राउडनेस। और उसमें वो भी आता था कि ये मैं पूरी ये उसमें था। और मैंने अक्सर में देखा है जो सीरियल किलर होते हैं ना, उनमें ये होता है कि वो उनमें एक थोड़ी सी तफाखर होता है कि मैंने पूरी पुलिस को आगे लगाया हुआ है, सबको आगे लगाया है। और असल में उसका दिमाग एक पॉइंट पे जैसे देखें ना, सुई अटकी होती है, तो वो सुई अटकी होती है कि ये जो कत्ल मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल राइट कर रहा हूँ, इसमें कोई मैं गलत काम नहीं कर रहा और मैं मुआशरे से बुराइयां काम कर रहा हूँ। बड़ा एक अहम सवाल है, क्या उसे सज़ा मिल चुकी, उसको फांसी हो चुकी है? नहीं, फांसी तो नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा कत्ल थे, तो किसी भी कत्ल में उसको ऐनी शाहद मौजूद नहीं थे। अब हमारा जो सिस्टम है वो ये कहता है कि ऐनी शाहद ना हो तो उसमें आप उसको उम्र कैद की सजा दे सकते हैं, और वो आज भी कैद में कहीं होगा। हाँ जी, वो तकरीबन 20 साल हो गए, वो उम्र कैद ही। कभी दोबारा मुलाकात हुई है? जेल में नहीं, फिर उससे मुलाकात हो सकी, और वो आज भी कैद है? मेरा ख्याल है कि अभी तक कैद है, लेकिन इसके हवाले से हमें मजीद रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि ये 2005 का वाकया, आज 2026 आ गया। साहब, अफसोस की बात नहीं है कि एक बंदा जिसने 100 बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया, उसको भी हमारा कानून नहीं मार पाया, हमें इंसाफ नहीं मिल पाया। और एक वो बंदा जिसने 14 कत्ल किए, 3 ज़ख्मी किए, और उस बंदे को भी सिर्फ एक सजाए मौत ना मिल पाई। क्या वो नहीं, ये हो सकता है कि आगे चल के, क्योंकि उसका हाई कोर्ट में जाना था केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना था, तो किसी भी जगह पे वो उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो दूसरी चीज़, हम आगे चल के अपने अगले पॉडकास्ट में वो जो 100 बच्चों का कातिल है, वो भी, उसकी भी सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है, क्योंकि
उसने कत्ल करके सारी चीज़ें जो है ना वो रोजनामा जंग में प्रोवाइड की थी। और मैं बिल्कुल उसके फौरी बाद ही रोजनामा जंग के क्राइम एडिशन का इंचार्ज हो गया। मेरे पास वो सारी तस्वीर थी सांपों के साथ उसकी, वो सांप को अपने अपने मुंह के करीब लाता है, उसके जो बड़ा बड़ा असला उसको रखने का शौक था। और गवर्नर पंजाब के साथ उसकी तस्वीर थी, SSP के साथ उसकी तस्वीर थी, DIG के साथ उसकी तस्वीर। ये सब वो अगले सारी पॉडकास्ट में आपको बताएंगे उसके बारे में। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और आमिर कयूम एक ऐसा शख्स जिसने 1 महीने में 14 से ज़ायद कत्ल किए और इतनी बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल किए कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। इजाज़त दें, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक वस्सलाम।